बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 1 के पार्ट बी के साथ शकील अहमद। और हम इस पार्ट में जो है सबसे पहले जो चीज डिस्कस करेंगे वो है फॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। दुनिया में जो कंप्यूटर के जितने एस्टैब्लिश्ड मॉडल्स हैं उनके अंदर एक हार्वर्ड है और एक फॉन न्यूमन है, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा फॉलो किया, बल्कि ऑलमोस्ट जो दुनिया में जितने कंप्यूटर्स हैं तो वो फॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के तहत है। तो हम देखते हैं कि फॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या है। जो बेसिक डिफरेंस जो इन दोनों के दरमियान बताए जाते हैं तो उनमें से एक बड़ा डिफरेंस ये है कि फॉन न्यूमन जो है आर्किटेक्चर कहता है कि जी यू शुड हैव वन मेमोरी जिसके अंदर आप प्रोग्राम भी रखें और डाटा भी रखें, और जबकि जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है वो दो मेमोरीज को इस्तेमाल करता है। प्रोग्राम की मेमोरी अलग रखता है और डाटा की मेमोरी अलग रखता है। तो हम पहले देख लेते हैं कि फॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जिसको के दूसरा नाम दिया जाता है स्टोर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर, तो हम उसे पहले देखते हैं और फिर उसके बारे में मजीद बात करते हैं। तो मैं चूंकि ये सारे रिव्यू के लेक्चर्स हैं और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं और रेफरेंसेस भी हमें मालूम है कि किन बुक्स से हमने देखे थे, तो इसलिए मैं अभी बुक्स के रेफरेंस इन लेक्चर्स के अंदर नहीं दे रहा। रिकैप के बाद इसके बाद जो हम नया पढ़ने जब जाएंगे तो उसमें मैं साथ ही आपको रेफरेंसेस भी बताता जाऊंगा। जी, फॉन न्यूमन आर्किटेक्चर मैं इसको थोड़ा सी पहले इसकी रीडिंग कर लेता हूं। ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर डिजाइन्स आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय जॉन फॉन न्यूमन। सच डिजाइन्स आर रेफर्ड टू एज फॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। अच्छा, हमने इसके फौरन बाद वो जो हमने आर्किटेक्चर देखा था एक कंप्यूटर की जो बेसिक डायग्राम है, हम उसी को फिर एक्सपेंड करते जाएंगे जब हम फॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे। तो फॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की जो बेसिक्स हैं उनके अंदर तीन मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। नंबर 1, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन अ सिंगल रीड राइट मेमोरी। ठीक है। दूसरा इसका जो पोस्टुलेट है वो कहता है द कंटेंट्स ऑफ दिस मेमोरी आर एड्रेसेबल बाय लोकेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द डाटा और इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट देयर। हम करते हैं इसको पूरी तरह एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 3, एग्जीक्यूशन अकर्स इन अ सीक्वेंशियल मैनर फ्रॉम वन इंस्ट्रक्शन टू द नेक्स्ट अनलेस चेंज एक्सप्लिसिटली। ठीक है, हम इसकी पूरी तरह बात करते हैं। देयर आर 3 कॉन्सेप्ट्स। पहली बात कि हम कहते हैं कि डाटा और इंस्ट्रक्शन इसके अंदर स्टोर किए जाते हैं इन अ सिंगल मेमोरी विच इज अ रीड एंड राइट बोथ। अच्छा, दूसरा इसके अंदर है कि मेमोरी के अंदर जो कंटेंट्स हैं उनको एक एड्रेसेबल होते हैं बाय लोकेशन। हम करते हैं इसमें बात इस चीज से कतई नजर कि उसमें डाटा है या कोई इंस्ट्रक्शन है। अगरचे बाज टाइप्स के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शन इकट्ठे रखे जाते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे एक ही मेमोरी के अंदर कुछ पार्ट्स के अंदर हम डाटा रखते हैं और कुछ पार्ट्स के अंदर हम प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस रखते हैं। तो हम इस पे पूरी बात करेंगे। इसके बाद एग्जीक्यूशन की वो बात करता है कि एक सीक्वेंशियल मैनर में होता है। तो हम थोड़ी सी इसकी डिटेल में चले जाते हैं। ये एक कंप्यूटर की एक डायग्राम है जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि सीपीयू है, आईओ है और मेन मेमोरी है। हमने देखा था कि बेसिकली यही ब्लॉक्स हैं। उनके अंदर फिर अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो हमें पता चलता है कि सीपीयू के अंदर एएलयू है, उसके अंदर कंट्रोल यूनिट है, उसके अंदर कुछ टाइप के रजिस्टर्स हैं, हम उनकी डिटेल्स में जाएंगे। इसी तरह कुछ प्रोग्राम काउंटर, बहुत सारी चीजें उसके अंदर स्पेशल पर्पज और जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं। इसी तरह जो आईओ है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है, इसके अंदर हमें पता है कि इनपुट में देयर आर द कीबोर्ड, बहुत सारी चीजें उसमें हैं, और आउटपुट के अंदर हमें एलसीडी भी हो सकती है, हमारा प्रिंटर भी हो सकता है। तो इसी तरह कुछ चीजें इनपुट आउटपुट के अंदर है। लेकिन जो इस वक्त हम बात जिस चीज पे करने जा रहे हैं तो फॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के तहत हम मेन मेमोरी की बात करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन अ सिंगल रीड राइट मेमोरी इन द कंप्यूटर सिस्टम। अगर आप इस जगह पे इस मेमोरी को, मेन मेमोरी को देखिए तो इट्स अ सिंगल
मेमोरी, राइट। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि इंस्ट्रक्शंस भी इसी के अंदर है और डाटा भी इसी के अंदर है। हम तफसील के साथ बात करेंगे, कुछ कर चुके हैं क्लास के अंदर कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है। फर्ज कीजिए कि मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन है ऐड R1 R2, तो अगर मैं आपके सामने उसको लिखूं तो ऐड R1 R2, तो हमें नजर आएगा कि ऐड R1 R2 आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि इट्स एन इंस्ट्रक्शन, और ये इंस्ट्रक्शन ये कहती है कि रजिस्टर 1 के अंदर जो रजिस्टर 2 के अंदर जो डाटा है उसको रजिस्टर 1 के डाटा में ऐड करके स्टोर करो अपना जो रिजल्ट है वो R1 के अंदर। बहुत तफसील के साथ हम जब इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर जाएंगे तो उसमें हम इनको बड़ी तफसील के साथ इन चीजों को करेंगे, लेकिन यहाँ पे कहना यह मकसूद है कि जो रजिस्टर 1 का डाटा है वो भी कहीं मेन मेमोरी से उठ के रजिस्टर के अंदर गया होगा, और रजिस्टर 2 का डाटा है वो भी यहीं से ही उठ के गया होगा और उसने वापस यहाँ पे मेमोरी के अंदर आना है। तो पहली बात ये है कि डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन अ सिंगल रीड राइट मेमोरी। जब हम मेमोरी से डाटा उठा के ले जाते हैं प्रोसेसर के अंदर किसी प्रोसेसिंग के लिए, तो वो हम उसे कहते हैं इट्स अ रीड साइकिल, और जब हम वहां से कुछ प्रोसेसिंग करके डाटा को वापस स्टोर करने के लिए आते हैं तो वी कॉल इट अ राइट साइकिल। तो सिंगल मेमोरी है जो रीड राइट दोनों काम करती है, और इसके अंदर इंस्ट्रक्शन भी है और इसके अंदर डाटा भी है। तो फॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का जो पहला पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि पहला उसका जो मेन पॉइंट है वो कहता है कि डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन अ सिंगल रीड राइट मेमोरी। हम दूसरी तरफ जाते हैं, द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी आर एड्रेसेबल बाय लोकेशन, राइट। अगर आप थोड़ा गौर करें तो आपको नजर आ रहा है कि अगर हमारे पास एक मेमोरी है तो इस मेमोरी का एड्रेस है, हर लोकेशन का एक एड्रेस है। ये डिपेंड करता है कि ये कितने इसकी मेमोरी की लोकेशन है। तफसील से हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हम जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसका साइज कितना होगा, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जितनी इसके अंदर लोकेशंस होंगी हर लोकेशन का एक एड्रेस होगा, एंड दैट वुड स्टार्ट फ्रॉम 0, एंड अगर उसके अंदर 2 raised to power n लोकेशंस हैं तो हमें 2 raised to power n माइनस जो अगर n लोकेशंस हैं तो n-1 तक हमें ये नंबर मिलेगा, हम उतने एड्रेसेस तक जा सकते हैं, राइट। और जब भी हम डाटा फेच करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये डाटा हमें चाहिए, हम कहते हैं फ्ला लोकेशन पे जो डाटा पड़ा है वो वहां से पिक कर लिया जाए। अच्छा, वो जो चीज है वो एक इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। तो हम बेसिकली हम फेच करते हैं थ्रू एड्रेसेस, राइट। हम मेमोरी का वो एड्रेस बताते हैं और हमारा वो डाटा वहां से पिक कर लिया जाता है और हमारे जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसके अंदर उसे प्रोसेस कर लिया जाता है। तो ये दूसरी बात हो गई कि पहली बात हमने देख ली कि डाटा इंस्ट्रक्शन इकट्ठे होते हैं, और दूसरी बात हमने देख ली कि उसी के अंदर दूसरी बात थी कि रीड राइट दोनों उसके अंदर काम हो सकते हैं। एंड द थर्ड वाज कि जब भी हमने डाटा या इंस्ट्रक्शन वहां से फेच करना है या उठाना है, जब हमने रीड करना है तो हमारे पास मेमोरी का एड्रेस होगा, राइट। हम उस एड्रेस से उठाएंगे तो ये जो मेमोरी है वो एड्रेसेबल जो इसकी लोकेशन होती है वो एड्रेसेबल बाय लोकेशन होती है। अच्छा, तीसरी बात, एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन अकर्स इन अ सिक्वेंशियल मैनर। मसलन अगर हमारे पास हमें कहा जाता है कि एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, तो प्रोग्राम जिस तरह से एग्जीक्यूट होगा वो पहली इंस्ट्रक्शन, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन, फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन, फिर चौथी इंस्ट्रक्शन, यानी कि जब भी हमारी एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम होगी तो वो एक सिक्वेंशियल मैनर में होगी कि 1 by 1 जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होती जाएंगी। आप लोग जो कि तमाम प्रोग्रामिंग के
स्टूडेंट्स हैं और प्रोग्रामिंग करते भी हैं, तो आपने ये देखा होगा कि जब भी आप एक प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में सिक्वेंशियल मैनर में उसकी एग्जीक्यूशन होती है। तो दैट इज ऑल बाय फॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, या उन्हीं रूल्स के तहत ही ये होती है। और आप अपना जो डाटा है वो एक सिक्वेंशियल मैनर में प्लेस करते हैं मेन मेमोरी के अंदर, और मेन मेमोरी से उसको वन बाय वन रीड करके तो एग्जीक्यूट किया जाता है। हाँ, एक इसके अंदर जो एक्सेप्शन है, एक जनरल बिहेवियर तो यही है कि हमेशा सिक्वेंशियल मैनर में वन बाय वन जो है आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। हाँ, ये हो सकता है कि कभी आप इसके अंदर गो टू या इफ या जंप इस टाइप की जब आप उसके अंदर स्टेटमेंट्स देते हैं तो उन स्टेटमेंट से ये होता है कि फलां जगह पे आके उसको जंप करना है से 10 स्टेप्स अहेड, या किसी पर्टिकुलर लोकेशन का आप एक एड्रेस देते हैं कि अब तुम वहां चले जाओ, और वहां से वो एग्जीक्यूट करने के बाद अगर उसे इंस्ट्रक्शन मिलती है कि वापस तुम फलां जगह पे चले जाओ तो वो वापस आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो बाय लोकेशन जो है वो आप उसमें जंप करते हैं। और लेकिन अगर आप एक जनरल बिहेवियर की बात करें तो इसमें एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन अकर्स इन अ सिक्वेंशियल मैनर। हाँ, एक्सेप्शन दे दी गई कि जब आप एक्सेप्शन में कहेंगे तो वो एक्सेप्शन के मुताबिक करेगा। तो जनरल बिहेवियर यही है कि वो सीक्वेंशियल मैनर में होगा। तो हमने जो 3 बेसिक पॉइंट्स हैं इसके फॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के, वो हमने डिस्कस किए हैं, और वो यही कहते हैं हमें कि ये तीनों चीजें हमने देख ली। अच्छा, इसकी बुनियाद पे हमें एक बार फिर हम क्विकली गो थ्रू करते हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर्स हैं, तो हम उन पे जाते हैं। तो सॉरी, मैं आपके लिए जी मैं क्विकली गो थ्रू करता हूं, और इसमें हम यही देखेंगे कि बेसिकली इसके अंदर सीपीयू है, और सीपीयू के अंदर हमने कहा था कि कंट्रोल यूनिट जो है हैज अ सेट ऑफ रजिस्टर्स एंड द सर्किट्स टू जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स। और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर हमने कहा था कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द अरिथमेटिक एंड द लॉजिक ऑपरेशंस। और मेन मेमोरी हमने कहा था अ प्लेस टू स्टोर द डाटा एंड द इंस्ट्रक्शन टेम्पोरली सच एज मेमोरी फॉर बोथ। एंड आईओ कंपोनेंट्स के अंदर हमने कहा था कि कुछ इनपुट मॉड्यूल्स होते हैं, और इनपुट मॉड्यूल है इनपुट इन दैट इज कंसिस्ट ऑफ सम बेसिक कंपोनेंट्स दैट एक्सेप्ट द डेटा, जिसके अंदर आप सिर्फ इनपुट कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन, डाटा या इंस्ट्रक्शन आप उसके अंदर इनपुट कर सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई आपका कीबोर्ड इसके अंदर सबसे इजी एग्जांपल है। तो आप क्या करते हैं, उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, जो कि सिस्टम के लिए यूजेबल होता है। इसी तरह आउटपुट मॉड्यूल क्या होता है, इट सर्व्स एज अ मीडियम फॉर डिस्प्लेइंग द रिजल्ट। that can be LCD, that can be a print, that can be in any shape। तो हम ये कहते हैं कि इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, और इनपुट से आउटपुट में कन्वर्जन के लिए आपकी प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कि मेमोरी की हेल्प के साथ जो आपने उसे काम कहा है वो मेमोरी के अंदर उसके प्रोग्राम को उठाएगा। आपने कहा 1+2 करके दो, तो आपने इनपुट में 1 किया, साथ ही एक इंस्ट्रक्शन दी प्लस की, और फिर आपने कहा कि 2 डाटा है, और अब जो उसके अंदर फंक्शन है दैट इज समेशन। तो वो क्या करेगा, मेमोरी से वो प्रोग्राम उठाएगा कि सम किस तरह किया जाता है, तो वो वहां से उठाएगा और सीपीयू में उसको एग्जीक्यूट करके तो आउटपुट डिवाइसेस पे आपको वो डिस्प्ले कर देगा कि 1+2 इज इक्वल टू 3। we'll quickly go through all the components। CPU क्या है, CPU के अंदर दो बेसिकली चीजें हैं, कंट्रोल यूनिट है और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। all calculation happens inside the arithmetic and the logic unit। the control unit generates the sequence of the control signals। हमने already ये बात कर ली है। the processor fetches an instruction from the memory for execution। An instruction specifies the exact operation to be carried out। जैसे भी मैंने कहा कि अगर हम कहते हैं कि subtract
R1 R2 के जो है रजिस्टर 1 में से रजिस्टर 2 सब्ट्रैक्ट करो और स्टोर कर दो जो उसका रिजल्ट है वो R1 में. इट आल्सो स्पेसिफाइज द डाटा दैट आर टू बी ऑपरेटेड ऑन. बिल्कुल ठीक है, हम बहुत तफसील के साथ इन सारी चीजों को कर रहे हैं अभी अपकमिंग लेक्चर में. अ प्रोग्राम रेफर्स टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क. तो जैसे सॉर्टिंग अ सेट ऑफ नंबर्स है, तो ये सारा कुछ हम जो है ये प्रोसेसेस करते हैं. बहुत तफसील के साथ हम कुछ चीजें कर चुके हैं, लेकिन उनको हम क्विकली रिपीट करेंगे. और what is the role of the ALU? It contains the several registers, some general purpose, some special purpose for temporary storage of the data, and it contains the circuitry to carry out the logic operation like and or not, shift, compare, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं. It contains a circuitry to carry out the arithmetic operation like addition, subtraction, and multiplication. During the instruction execution, the data operations are brought into and stored in some register and the desired operation. हम अभी जब करेंगे एक पूरा साइकिल जो है उस साइकिल में हम देखेंगे कि किस तरह से हम डाटा फैच करके लाते हैं, रजिस्टर्स में स्टोर करते हैं और उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करके तो वापस हम कैसे राइट करके आते हैं. तो ये सारा कुछ हम करेंगे. और इसी तरह हमने कहा व्हाट इज द रोल ऑफ द कंट्रोल यूनिट. इट एक्ट्स एज अ नर्व सेंटर. ठीक है, जैसे अभी मैंने एक मिसाल दी थी, एक गाड़ी को जब आप चलाते हैं तो उसके अंदर एक सीक्वेंस ऑफ एक्ट्स है. तो उन सारे एक्शंस को अगर आप बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ परफॉर्म करेंगे तो आपकी गाड़ी ठीक चलेगी, वरना नहीं चलेगी. तो ये बिल्कुल नर्व सेंटर की तरह काम करता है. और ये जो है वेरियस फंक्शन यूनिट्स के दरमियान जो है वो एक हार्मोनाइजेशन रखता है और हर चीज को बिल्कुल सही वक्त पे कैरी आउट कराता है. हम बड़ी तफसील के साथ ये सारा काम कर चुके हैं, लेकिन अभी हम रिकैप के अंदर उसको दोबारा देखेंगे. और अगर आपको याद हो तो कॉमन बस यूजिंग द मल्टीप्लेक्सर वाली जो हमने एक एग्जांपल की थी, तो उसमें हमने देखा था कि कंट्रोल यूनिट किस तरह से हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि फला काम किस सीक्वेंस के साथ किया जाए. इसके अलावा टू कैरी आउट द स्पेसिफिक ऑपरेशन से R2 से R1 में अगर आप यहां पे देखें तो R2 प्लस R3 उसके बाद इसको R1 में हमने स्टोर करना है. तो इसके अंदर जो सारे सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होंगे वो ये होगा कि रजिस्टर 1 को कब एक्टिवेट करना है, रजिस्टर 2 को कब एक्टिवेट करना है, रजिस्टर 3 से कब डाटा रीड राइट करना है. तो ये सारी चीजों को कंट्रोल करेगा आपका कंट्रोल यूनिट. और हम आगे देखेंगे कि whenever the instruction is fetched from the memory, the ऑपरेशन क्या है, ऑपकोड होता है. ऑपकोड जैसे मैंने अभी एक मिसाल में लिखा था कि ऐड R1 R2, तो इसके अंदर ऐड जो है वो एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम ऑपकोड कहते हैं. आगे जो है फिर हम देखेंगे कि ये ऑपकोड में जो फंक्शन परफॉर्म करना है वो किस डाटा पे करना है, किन चीजों पे करना है. तो वो उसके मुताबिक हमें जो है कंट्रोल यूनिट वो कंट्रोल सिग्नल्स देगा कि कब क्या करना है. तो एक पूरी इंस्ट्रक्शन के लिए जो एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन है वो सारा प्लान करके हमें देगा कंट्रोल यूनिट. और अगर हम मेमोरी यूनिट की तरफ जाएं तो मेमोरी यूनिट में हम दो मेन टाइप्स ऑफ द मेमोरीज हम कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं और प्राइमरी या मेन मेमोरी. तो जिसको आप आम जिंदगी में रैम कहते हैं, दैट स्टोर्स द एक्टिव इंस्ट्रक्शन एंड द डाटा फॉर द प्रोग्राम being executed on the processor. और सेकेंडरी मेमोरी हम उसे कहते हैं जो कि यूज्ड एज अ बैकअप. तो जिसके अंदर आपकी जो है वो मुख्तलिफ फाइल्स हैं या आपकी जो हार्ड डिस्क है, दिस इज यूज्ड एज अ सेकेंडरी मेमोरी. द प्रोसेसर ओनली हैज द डायरेक्ट एक्सेस टू द प्राइमरी मेमोरी. जो प्रोसेसर है वो सिंपली प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी से ही उठाता है सारा डाटा या इंस्ट्रक्शन. हाँ, जो है उसके बैकअप के तौर पे सेकेंडरी मेमोरी काम कर रही होती है. तो अगरचे हम जब एक्चुअल सिचुएशन पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इन रियलिटी द मेमोरी सिस्टम इज इंप्लीमेंटेड एज अ
हायरार्की ऑफ द सेवरल लेवल्स, जिसके अंदर हमारा लेवल 1 कैशे होगा, लेवल 2 कैशे होगा, लेवल 3 कैशे होगा। इसके अलावा प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, तो एक सीक्वेंस होगा जिसमें कि हम देखेंगे कि रजिस्टर कहां से उठाएंगे जल्दी से जल्दी के लिए। वो L1 कैशे है, L2 कैशे है, L3 है, देन प्राइमरी मेमोरी है, फिर सेकेंडरी मेमोरी है। तो ये पूरा एक हायरार्किकल मॉडल है जिसको हमने तफसील के साथ डिस्कस करना है। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द फास्टर मेमोरी एक्सेस एट अफोर्डेबल कॉस्ट। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जो हमारे प्रोसेसर हैं इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द मेमोरी। लिहाजा हम क्या करते हैं कि मेमोरी को फास्ट करने के लिए हम बिल्कुल प्रोसेसर के करीब फास्टेस्ट मेमोरी लगाते हैं, और उसके बाद बिकॉज इट्स कॉस्ट इज वेरी वेरी हाई, तो हम क्या करते हैं कि वो एक बहुत छोटी क्वांटिटी में एक मेमोरी जो है वो बिल्कुल प्रोसेसर के पास रख लेते हैं ताकि वो जो प्रोसेसर की स्पीड है उसको मैच कर सके। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है वो उसके मुकाबले में थोड़ी सी स्लो होती है, बट ये बेसिकली फीड कर रही होती है जो फास्टेस्ट मेमोरी है। हम पूरा इसकी जो हायरार्की है उसको जब देखेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि किस तरह से हम कॉस्ट इफेक्टिव वे में। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जब आप हार्ड डिस्क मार्केट से लेने जाते हैं तो वो एक सेकेंडरी मेमोरी है, आपको बहुत बड़ी मेमोरी एक बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में मिल जाती है, जबकि उसके मुकाबले में उसके 1% अगर आप मेमोरी का रजिस्टर लेने जाएं तो या आप कैशे परचेज करने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि 1% ऑफ द हार्ड डिस्क कैशे इज मोर कॉस्टली देन द हार्ड डिस्क। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जो आपको इस चीज की तरफ हम आगे बहुत तफसील के साथ इनको अभी देखने जा रहे हैं। बेसिक हमारा आइडिया ये है कि हमने किसी भी तरह मैच करना है टू द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, और उसके लिए हमें अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर अपनी मेमोरी चाहिए। तो डिफरेंट टाइप की जो मेमोरीज हमारे साथ हैं तो उसके अंदर हम रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है विच इज यूज्ड फॉर कैशे एंड द प्राइमरी मेमोरी सबसिस्टम। इसके अंदर रीड और राइट की एक्सेस जो है दीज टाइम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन बीइंग एक्सेस्ड। मैं इसको थोड़ा तफसील के साथ बताऊंगा कि क्यों इसके अंदर हमें जो है वो टाइम हमें कम लगता है। इसी तरह जो रीड ओनली मेमोरी है विच इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी मेमोरी टू स्टोर सम फिक्स्ड डाटा, जो कि जिसको हमने चेंज नहीं करना होता। जस्ट लाइक के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो बेसिक प्रोग्राम्स हैं जिनके साथ फर्स्ट कीजिए कि आपके कंप्यूटर का स्टार्टअप है तो ये प्रोग्राम हम नहीं चाहते कि वो कभी भी चेंज हो, तो वो रोम के अंदर रखा जाएगा। इसके बाद मैग्नेटिक डिस्क है, तो ये जो है वो इसमें जो है हम बहुत ज्यादा डाटा स्टोर करते हैं। दिस इज वेरी चीप इन कॉस्ट। इस तरह फ्लैश मेमोरी है जो कि आज जो हमारी जो रिप्लेसिंग मेमोरीज हैं या जो हम मैग्नेटिक डिस्क पहले इस्तेमाल करते थे तो उनकी जगह ये सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हैं। अगरचे अब जो फ्लैश मेमोरी इस्तेमाल की जाती है ये खासी तेज है, लेकिन इसके बावजूद इसकी कॉस्ट जो है ना कम है, और इसका साइज भी जो है हमारी डिस्क के मुकाबले में खासा कम है। तो हम इन सारी चीजों को बड़ी तफसील के साथ आने वाले लेक्चर्स के अंदर देख रहे हैं। तो ये हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी और डिफरेंट टाइप की मेमोरीज की शेप्स हैं, और अगर आप देखेंगे फिर हम देखेंगे कि इनके अंदर से डाटा फैचिंग में स्पीड और टाइम का फर्क कैसे पड़ता है। तो हम आगे चल के देखते हैं इसको। तो इसके अलावा जो इनपुट यूनिट्स हैं उसके अंदर अगर आप देखिए तो कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, कैमरा है, ये चीजें हैं। और अगर आप आउटपुट डिवाइसेस में देखें तो आपको एलसीडी है, एलईडी स्क्रीन है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, बजर स्पीकर या बजर है, या प्रोजेक्शन सिस्टम्स हैं जो आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। फॉर्म ह्यूमन आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा कि जो कंपोनेंट्स होंगे उसके अंदर मेन मेमोरी होगी, सीपीयू होगा, इनपुट आईओ सिस्टम होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज हम जो यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं वो है कनेक्टिविटी या बस सिस्टम।
तो मैं एक और डायग्राम के जरिए आपको दिखाता हूं कि हमें सिर्फ इन कंपोनेंट्स का ही ध्यान नहीं रखना, बल्कि हमें इसके साथ साथ ये भी देखना है कि जब ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, से फॉर एग्जांपल जब सीपीयू ने कोई चीज फेच करनी है मेमोरी से या मेमोरी पे जाके राइट करना है, तो ये सारा कुछ कैसे होगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी, हम बात कर रहे थे कि हमने जब कहा कि इसमें सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट है और आउटपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन इनके दरमियान जो इंटरएक्शन है उसकी कनेक्टिविटी है थ्रू बसेस। अगर आप यहां पे देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द बसेस, डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। तफसील से इनके देखते हैं, लेकिन इसके साथ ही देखने की एक और बात यह है कि अगर आप डाटा बस को देखें तो वो कनेक्टेड है मेमोरी के साथ 2 वे, सीपीयू के साथ 2 वे, इनपुट आउटपुट यूनिट्स के साथ 2 वे। अगर हम इनपुट यूनिट को अलग कर लेते हैं और आउटपुट यूनिट को अलग से अगर उनका ब्लॉक्स बना लेते हैं तो फिर इनपुट यूनिट से सिर्फ 1 वे होगी और आउटपुट यूनिट को भी 1 वे होगी। एक को एग्जिट की तरफ होगी, एक को इनपुट की तरफ होगी, राइट। लेकिन जब इन दोनों को हमने ज्वाइंटली लिखा है इनपुट और आउटपुट को, तो ये 2 वे है। लिहाजा जो हमारा डाटा है, डाटा बस दैट वर्क्स in these 3 main units in a both way। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर आप देखते हैं एड्रेस बस को, तो एड्रेस बस को अगर आप देखें तो सीपीयू से इट्स 1 वे, बिकॉज किसी और ने सीपीयू से कोई चीज एड्रेस बेस पे नहीं उठानी। सीपीयू जाके उठाएगा मेमोरी से या इनपुट यूनिट और या भेजेगा आउटपुट यूनिट को एड्रेस, राइट। अगर आप देखें तो जो एड्रेस बसेस हैं दीज आर 1 वे। इनपुट और आउटपुट यूनिट को एड्रेस बस से आपने 1 वे कम्युनिकेशन करनी है, मेमोरी से इसकी 1 वे कम्युनिकेशन है। क्योंकि होगा क्या कि सीपीयू कहेगा फला एड्रेस का डाटा मुझे दे दो, तो वो मेमोरी के बाद जब जाएगा तो एड्रेस 1 वे जाएगा। अब इसने वापस कोई चीज नहीं भेजनी है सीपीयू को, बल्कि डाटा भेजना है इस 2 वे बस के ऊपर, राइट। तो इनके ये डायरेक्शंस अगर आप देखें तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह अगर आप कंट्रोल बसेस को देखेंगे तो कंट्रोल बसेस भी 2 वे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जो मुख्तलिफ एक्शंस हैं उनको हमने परफॉर्म करना होता है। तो अगर आप ये देखें कि एड्रेस बसेस जो है दीज आर 1 वे, और जो कंट्रोल बस है, जो डाटा बस है, दीज आर द 2 वे, हैविंग द 2 वे फंक्शनैलिटी। तो फॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के तहत ये जो हमारा पूरा एक कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर पहले हमने कहा था कि बुनियादी तौर पे 3 बेसिक यूनिट्स हैं। हमने कहा था सीपीयू है, मेमोरी है और आईओ है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि उसके साथ एक और कंपोनेंट भी उसके साथ शामिल है, जो कि उसका बसिंग सिस्टम है। तो मजीद हम बात करेंगे और किस तरह कंट्रोल यूनिट एड्रेस बस और डाटा बस के तालमेल से जो इन सारों की एक कंबाइंड एक्शन के तहत जब हम इंटरएक्शन करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि सीपीयू के अंदर हमने कहा कि एएलयू है, कंट्रोल है, और उसके साथ रजिस्टर्स हैं। हम देखेंगे कि मुख्तलिफ टाइप के जो रजिस्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, और हम अगर वक्त मिला तो हम बात करेंगे कि रजिस्टर में फॉन न्यूमन सिर्फ 2 टाइप के रजिस्टर्स को डिफाइन करता है, लेकिन वक्त के साथ जो पिछले 50-60 साल में जब इस आर्किटेक्चर के अंदर जो एनहेंसमेंट है, चेंजेस नहीं है, एनहेंसमेंट्स हैं। तो जो एनहेंसमेंट्स हैं तो वो कुछ नए टाइप के, जैसे इंडेक्स रजिस्टर या इस टाइप के कुछ और रजिस्टर्स भी वो बता रहा है, जबकि उसमें स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस रजिस्टर्स उसने डिफाइन किए हैं। तो इसके अलावा मेमोरी के अंदर भी हम देखेंगे कि वक्त के साथ साथ क्या चेंजेस आई हैं, और आईओ के साथ भी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम देखेंगे कि रीड राइट का जो साइकिल है, और फिर उसकी बुनियाद पे जो एक प्रोसेसिंग यूनिट है वो कैसे काम करता है विद डिफरेंट टाइप ऑफ द बसिंग, जो कॉमन बस से कैसे उसका एक्टिविटी है। तो ये सारा इंटरेक्शन को हम प्रॉपरली देखेंगे along with the type of the registers and the different parts of the memory। तो हम इस पे बात अगले लेक्चर में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।